नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए घटना चक्र की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज वैदिक काल के तीसरे क्लास पर बात करेंगे। इससे जुड़ा हुआ 2 क्लास हो चुका है और आज तीसरे क्लास पर बात करने वाले हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? कह रहा है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, यानी कि इनमें से वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। पहले समझिए पुरुष मेघ क्या होता है। पुरुष मेघ एक प्रकार का यज्ञ है, एक प्रकार का यज्ञ है और कह रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी दिया हुआ है शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी है पंचविंश ब्राह्मण। देखिए पुरुष मेघ का जो यज्ञ है इसका उल्लेख इस चारों ग्रंथ में किया हुआ है। यजुर्वेद में किया हुआ है, यानी कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों में ही, और शतपथ ब्राह्मण में भी किया हुआ है और पंचविंश ब्राह्मण में भी किया हुआ है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए इनमें से सही, इनमें से सभी, जबकि ऑप्शन में इनमें से सभी दिया ही नहीं था। इसीलिए जो यह सवाल है पूछा गया था यूपी पीसीएस में, तो यूपी पीसीएस के द्वारा इस सवाल को गलत करार दिया और सबको आंसर दे दी, सबको इसमें मार्क्स दे दिया था। इसका सही आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, क्योंकि सब में क्या है कि पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद में भी, शुक्ल यजुर्वेद में भी और शतपथ में भी और पंचविंश में भी, तो चारों में उल्लेख मिलता है पुरुष मेघ का। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। पुरुष मेघ एक प्रकार का यज्ञ है। यह शुक्ल आयुर्वेद के तीसरे अध्याय, कृष्ण आयुर्वेद, शुक्ल आयुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है और पंचविंश ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में एक राजा का नाम आता है विदेह माधव। यह किस ऋषि से संबंधित थे? आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए ऋषि भरद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र और ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण में एक राजा का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है विदेह माधव। इस विदेह माधव का उल्लेख मिलता है, इनका संबंध ऋषि गौतम रहुगण से था। किनसे संबंध था इनका? ऋषि गौतम रहुगण से। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण। अब अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का घूर समझा जाता है? घूर का मतलब होता है हब, यानी कि केंद्र। तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति को, यानी कि किस जगह को आर्य संस्कृति का हब अर्थात केंद्र समझा जाता है, घूर समझा जाता है? किसका? उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का। ऑप्शन ए दिया हुआ है अंग और मगध को, ऑप्शन बी दिया हुआ है कौशल और विदेह को, ऑप्शन सी दिया हुआ है कुरु और पंचाल को, ऑप्शन डी दिया हुआ है मत्स्य और सूरसेन को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुरु और पंचाल को। उत्तर वैदिक काल में कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृति का केंद्र समझा जाता था, आर्य संस्कृति का घूर समझा जाता था, यानी कि हब समझा जाता था। देखिए उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पांचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या घूर यानी कि हब थे। आगे देखिए अगला सवाल है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। कह रहा है कि गोत्र जो कि हम लोग बोलते हैं, गोत्र किस गोत्र का है, यानी जो गोत्र शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है यह ऋग्वेद में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। देखिए गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। क्या होता है? वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था उसी को कहते हैं गोष्ठ, और इस गोत्र का मतलब होता है गोष्ठ। किस गोष्ठ से है? तो गोत्र का जो सबसे पहला उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है।
अगला सवाल है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। कह रहा है कि पूर्व वैदिक जो आर्य से पूर्व थे, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म कौन सा था? भक्ति। आगे है मूर्ति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन सी है प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका सही आंसर होगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्य सबसे अधिक किसको प्रधान मानते थे? तो प्रकृति पूजा करने को और यज्ञ। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। जो मूर्ति पूजा और भक्ति जो आया, यह मौर्योत्तर काल में इसका उदय हुआ, लेकिन पूर्व वैदिक आर्य में कैसा था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ये जो सवाल देख रहे हैं, ये सवाल आईएएस का एग्जाम में, यानी कि यूपीएससी का एग्जाम में प्री 2012 में पूछा हुआ है। अगला सवाल देखिए, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक कालीन जो जनता थी वह निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी? ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में या बलि एवं कर्मकांड में? तो ऋग्वैदिक काल में जनता सबसे अधिक बलि एवं कर्मकांड में विश्वास रखती थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे में विश्वास थे। यानी ऋग्वैदिक काल की जनता को सबसे अधिक विश्वास किसमें था? बलि और कर्मकांड में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बलि एवं कर्मकांड। अब अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जो प्रसिद्ध है इतिहास में कि 10 राजाओं का युद्ध, यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या परुशनी नदी? तो इसका सही आंसर होगा परुशनी नदी। 10 राय की युद्ध जो था ना, इसी को कहते हैं 10 राजाओं का युद्ध। तो 10 राय की युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुशनी नदी, जिसको आधुनिक नाम है इसका रावी नदी। परुशनी नदी जो है इसी रावी नदी का प्राचीन नाम था। तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुशनी नदी के तट पर, जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है, भारत के राजा थे यहाँ सुदास, इनकी जीत हुई थी 10 राय के युद्ध में। और इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। जो 10 राय युद्ध है इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, अगला सवाल है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? एक ही सवाल है, वही रावी नदी के तट पर, जिसका प्राचीन नाम है परुशनी नदी। तो इसका सही आंसर होगा परुशनी, यानी कि रावी नदी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा या देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया? यानी सबसे अधिक प्रसिद्ध नदी थी, जो सबसे अधिक पवित्र माना गया है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीत्मा संबोधित किया गया है? किस नदी के लिए? तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती नदी के लिए। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे अच्छी माँ माना गया है? तो सरस्वती को। किस नदी को सबसे अच्छी देवी कहा गया है? तो सरस्वती को। और किस नदी को सबसे अच्छी नदी कहा गया है? तो सरस्वती को। तो मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा, इसका सही आंसर होगा सरस्वती नदी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। कौन सा जाति, जनजाति? तो इसका सही आंसर होगा किक्कट। किक्कट एक ऐसी जनजाति है जिनका संबंध ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में इसमें शामिल नहीं है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में कौन कौन शामिल था? तो यदु, दोहोत्सु, पुरु, अनु और तुवत्सु। तो इसमें किक्कट शामिल नहीं है। अगला सवाल है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था।
प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। तो इसका सही आंसर होगा कृषि। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक एवं कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों से कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। कृषि अच्छी के लिए वर्षा की यानी कि अच्छा कृषि होने के लिए क्या वर्षा की कामना की गई है। पशु को चराने और पालने अनेक स्थलों का वर्णन है। चराने और पालने के लिए उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति था। अब क्वेश्चन क्या था कि किस काल में आर्यों के जीविकोपार्जन, किस काल नहीं, क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था उत्तर वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल में कृषि और पशुपालन दोनों था। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जो अय शब्द का यूज हुआ है ऋग्वेद में, यह किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह जौ के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित यह जो शब्द है यव लिखा रहता है औ, यह जो शब्द है यह जौ के कृषि के लिए उपयुक्त माना गया है। अगला सवाल है ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? जो ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख आता है, यह पनी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित थे, स्वर्णकार थे, लोहार थे या व्यापारी थे? तो इसका सही आंसर होगा व्यापारी थे। ऋग्वैदिक काल में जो पनी शब्द का उल्लेख आता है, इसका मतलब होता है वहाँ व्यापारियों को पनी कहा गया था। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पनी लोग करते थे। अगला सवाल है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कैसी शासन प्रणाली? जो वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी, लोकप्रिय शासन प्रणाली, वह कैसी थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र? तो इसका सही आंसर होगा वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश का मतलब होता है जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी शासन बढ़ता है। देखिए, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, यानी चुनाव का भी कुछ उदाहरण मिलता है, लेकिन जो सबसे अधिक फेमस था वह वंश परंपरा के अनुसार ही चल रहा था वहाँ शासन। अगला सवाल है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या गांव के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? जो वैदिक युगीन सभा थी यह क्या थी? तो यह एक मंत्री परिषद थी, इसी को कहा गया था वैदिक युगीन सभा। तो इसका सही आंसर होगा वैदिक युगीन सभा क्या है? मंत्री परिषद की सभा थी। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन व वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। किसमें? सभा में। और समिति में सब कोई भाग ले सकता था। तो वैदिक काल में दो समिति होता था, दो ग्रुप, दो संस्था था, सभा एवं समिति नाम का। और क्वेश्चन क्या है कि वैदिक युगीन जो सभा थी वह क्या थी? तो एक मंत्री परिषद थी। अगला सवाल है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। अगला सवाल है ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी कौन सा? सभा, विधाता, समिति या उपयुक्त में से सभी? क्वेश्चन क्या है ऋग्वैदिक जन, जो यहाँ तीन संस्था लिखा हुआ है, इनमें से किसका काम न्यायिक कार्यों से था? जो न्याय देता था, तो सभा देता था, विधाता, समिति या सभी? तो इसका सही आंसर होगा सभा। ऋग्वैदिक जो संस्था थी इसमें सभा का मुख्य काम क्या था? न्याय देना। इसका सही आंसर होगा सभा। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।